मिनिमम लोन अमाउंट जो कोई भी एडा से ले सकता है। क्या एडा कोई सब्सिडी या ग्रांट्स ऑफर करता है? क्या कोलैटरल रिक्वायर्ड है ये लोन लेने के लिए? क्या एडा लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है? क्या कोई अपफ्रंट फीस है एडा में लोन अप्रूव करवाने की? कितना टाइम लगता है लगभग एक लोन सैंक्शन करवाने के लिए एडा से? हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर स्पेशल पॉडकास्ट जहां हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की बात करेंगे। आज का टॉपिक है इरडा के लोन स्कीम्स, यानी कैसे आप सोलर, विंड, बायोमास जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से फाइनेंस ले सकते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट दृष्णा और मेरे साथ हैं सीए विकास जैन जो फाइनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले आज के एपिसोड में प्रायोजक स्पॉन्सर फाइनेंसेवा.com को धन्यवाद। फाइनेंस सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 100+ बैंक्स और एनबीएफसीज के टाई अप के साथ 80+ लोन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। साथ ही आईपीओ लिस्टिंग एडवाइजरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर, पिच डेक, वेंचर डेट, लोन सिंडिकेशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी और मर्जर एक्विजिशन जैसी सेवाएं भी एक ही जगह उपलब्ध हैं। जानिए कैसे सही लोन प्रोडक्ट्स मिक्स कर और सरकारी नीतियों का उपयोग कर आप सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 8 बजे यूट्यूब पर लाइव रहते हैं। अगर आप इरडा से लोन लेने में कोई भी सहायता चाहते हैं तो हमारी फाइनेंस सेवा की टीम आपके लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 9863020202 पर कॉल करें या विजिट करें financesewa.com। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम है विकास जी आपका आज के पॉडकास्ट पे। थैंक यू दर्शना। आज हम बात करने वाले हैं इरडा के बारे में। यस। तो हम जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपसे आज पूछेंगे। बिल्कुल मैं रिप्लाई करूंगा। तो क्या हम स्टार्ट करें आज का यस पॉडकास्ट? यस। तो सर सबसे पहले बताइए कि ये जो इरडा है ये है क्या एक्चुअल में, बिकॉज कई लोगों ने नाम सुना होगा इसके बारे में बट उनको नहीं पता होगा कि होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ईडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है और ये बेसिकली एमएनआरई के अंडर में आती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, उसके प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए फंड अरेंज करती है। ओके, मतलब ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल। तो इरडा एक्चुअल में है क्या? क्या ये एक बैंक है या बैंकों से अलग है? क्या है ये इंस्टीट्यूशन? बेसिकली ये एनबीएफसी है जो ओके। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोट की गई है और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। तो सर जैसे कि आपने बोला ये भी एक एनबीएफसी ही है, तो दूसरे बैंक से लोन लेने की जगह हम यहाँ से क्यों लोन लें? ऐसा क्या स्पेशल है इरडा में? देखिए एडा की स्कीम डेडिकेटली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बनाई गई हैं। जनरली और कॉमर्शियल बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कोई ने 100 करोड़ का प्लान लगाया तो कई बार बैंक्स कहते हैं मुझे 50 करोड़ की कोलेटरल सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन एडा में ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट, एडा की एक्सपर्टीज है इस तरह के प्रोजेक्ट को प्रॉपरली टाइमली एसेस करना, उसकी वायबिलिटी को चेक करना, उनकी फीजिबिलिटी स्टडी करना, और वो टेन्योर भी इनका ज़्यादा होता है। जनरली कॉमर्शियल बैंक में जाएंगे तो वहाँ टेन्योर मतलब 7 से 10 साल तक का रहता है, जबकि एडा लगभग 20 साल तक के लिए लोन देता है और इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है, कम रहता है एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल बैंक। इसीलिए अगर रिन्यूएबल एनर्जी में कोई बड़े प्रोजेक्ट करने हो तो बोरोअर के लिए एडा एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन। मतलब काफ़ी एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं इसमें अगर देखा जाए तो। मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम है, जो लोन पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल बैंक के कंपैरिजन में, और कोलेटरल में भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब 10% सफिशिएंट है। अगर प्रोजेक्ट कंपनी अच्छी है, बोरोअर का प्रोफाइल अच्छा है, तो इवन बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी कर देता है। कई बार कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी लेके या प्रमोटर्स हैं उनकी पर्सनल गारंटी लेके भी लोन मिल जाता है। हाँ, मतलब जैसे अगर आपका बैकग्राउंड, आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको आराम से इसमें कोलैटरल फ्री कोलेटरल फ्री। यस। अब सर बात आती है कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन एलिजिबल है इस लोन को लेने के लिए? देखिए इसमें जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, राइट, इस तरह के, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लोन दिया जाता है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में एडा लोन नहीं देता
और बहुत छोटे प्रोजेक्ट में लोन नहीं देता। जनरली 1 मेगावाट से ऊपर का प्रोजेक्ट होगा तभी इरडा उसको फाइनेंस करता है। मतलब ये एक नोट करने की बात है, 1 मेगावाट से ऊपर अगर है हाँ, तभी आपको लोन तभी मिलेगा। मिलेगा। यस। मतलब स्पेशल इसमें कैटेगरी है लोन की, ये नहीं हाँ, कि सबको हाँ, लोन मिल सकता है। हाँ, अगर छोटे हैं, एक हाँ, मेगावाट से कम का प्रोजेक्ट है, तो तो उसमें नहीं डेफिनेटली वो मिलेगा। लोग अपने गवर्नमेंट बैंक्स में और कमर्शियल बैंक में जा सकते हैं। तो विकास जी, अगर लोग सुनते हैं गवर्नमेंट नाम, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है जो कि है सब्सिडी और कोई भी एडिशनल एडवांटेजेस। तो क्या इरडा से लोन लेने पे हमें कोई एडिशनल सब्सिडी या कोई एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं? देखिए, जो इरडा है, ये कोई डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देती, ओके, ठीक है? ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कुछ गवर्नमेंट की 1-2 स्कीम के लिए। बाकी ये इस तरह के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। ओके। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को हुँ। फाइनेंस करती है, डायरेक्ट कोई सब्सिडी नहीं देती। हाँ, ओके। लेकिन कुछ सब्सिडी जो एमएनआरई के थ्रू आती हैं, वो उसके लिए नोडल एजेंसी है, मतलब उसको पास ऑन करती है, हुँ। डायरेक्ट कोई सब्सिडी नहीं देती। मतलब इसमें डायरेक्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी, बट इनडायरेक्ट कुछ केसेस हो कुछ सकते हैं। हाँ, जिनमें मिल सकती है। ओके। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो प्रोसेस है उसकी बात करें, तो क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या-क्या प्रोसेस फुलफ़िल होना चाहिए? क्या एलिजिबल होने के लिए क्राइटेरियाज़ फुलफ़िल होने चाहिए? सबसे पहली कंडीशन होती है कि पीपीए होना चाहिए। मतलब पीपीए का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके। इसमें चाहे कोई डिस्कॉम के साथ हो सकता है कोई हुँ। एग्रीमेंट, या फिर कोई कॉर्पोरेट के साथ हो सकता है कि मान ली जो जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, वो या तो डिस्कॉम खरीदेगी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, या फिर किसी कॉर्पोरेट से टाई अप है, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो आपसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करे कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी आपसे खरीदेंगे जो है। हुँ। तो ये एक तो मैंडेटरी एग्रीमेंट की कंडीशन है। उसके बाद फिर प्रमोटर का अपना कंट्रीब्यूशन जो है 25 से 30% होना चाहिए, तभी कोई प्रोजेक्ट लग सकता है। 100% फंडिंग पॉसिबल नहीं है। नहीं। मैक्सिमम फंडिंग 75 से 80% के बीच हो सकती है। ओके। तीसरा, जो बोरोवर है या जो प्रमोटर्स हैं, उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बैकग्राउंड भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उनकी नेटवर्थ अच्छी होनी चाहिए। चौथा है कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए पुराना, कंपनी सही होनी चाहिए, राइट? उनको इस तरह कोई एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। जी हाँ, तो मेजर तो कंडीशंस यही हैं कि एक तो पीपीए होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीपीए होना चाहिए, मिनिमम जनरली 25 साल का होना चाहिए, क्योंकि लोन यहाँ पे मिलता है 15 साल, 20 साल और कुछ केसों में 9-10 साल तक का भी मिलता है। तो ये बेसिक कंडीशंस है, ये फुलफिल होंगी, देन ओनली बैंक लोन दे सॉरी देन ओनली इरडा लोन दे सकता है। मतलब ये काफ़ी आपने कंडीशंस बताई हैं जो कि फुलफ़िल होना ज़रूरी जी, हैं। जी, जी। मतलब काफ़ी मुझे ऐसा लगता है टिपिकल तो नहीं है ये सारी नहीं, कंडीशन। जनरली हो जाती। मेन है तो सबसे पहली कंडीशन है पीपी होना चाहिए। हुँ। जो प्रोजेक्ट लगना है वो ओन लैंड पे भी लग सकता है हुँ। और रेंटेड जगह पे भी ले सकता है, लग जहाँ सकता है। लीज पीरियड लगभग 20 से 25 साल के हुँ। बीच हो, हुँ। राइट? तो इस तरह की लैंड पे भी लग सकता है। गवर्नमेंट की एक कुसुम योजना है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ। 1 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, तो वो भी इडा के द्वारा अप्रूव हो सकते हैं। हुँ। इवन अगर लैंड लीज पे भी है, हाँ। तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब सर अगर हम बात करें लोन अमाउंट की, रीपेमेंट पीरियड की, तो ये कितना रहता है लगभग वो बताइए? मिनिमम, मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल सकता है लोन का ये सब? देखिए, इसमें क्या होता है कि मिनिमम लोन 50 लाख हो सकता है और मैक्सिमम लोन की कोई लिमिट नहीं है, पहली ओके। बात। हाँ, दूसरा, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, मान लीजिए कि अगर 20 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो 15 करोड़ रुपए तक एडा फाइनेंस कर सकता है। तीसरा है टेन्योर की बात। टेन्योर 10 साल से लेके 20 साल तक का हो सकता है और उसमें मोरेटोरियम पीरियड 1 साल, 2 साल या 3 साल के बीच में हो सकता है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस तरह का है। जैसे हाइड्रो है, तो हाइड्रो में जो मोरेटोरियम हुँ। पीरियड ज़्यादा मिलता है, सोलर और विंड में हुँ। थोड़ा-सा कम मिलता है। ओके। मतलब आपने एक तरीके से बताया मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट कोई नहीं है इस लोन में और मिनिमम 50 लाख होना होना ज़रूरी है। ज़रूरी, यस। और पीरियड जो होता है लोन टेन्योर, वो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है हाँ, एक यस, तरीके यस, से। यस। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी कोई भी लोन लेने जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितना रहता है लगभग? इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है
कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और अगर मान लीजिए सोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसमें इंटरेस्ट रेट अलग होगा, विंड का अलग होगा। अगर बायोमास से रिलेटेड कोई है तो अलग रेट होगा। जनरली आप रेंज ये समझ सकते हैं कि 9.5 से लेके 11.5 के बीच में कहीं भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो इसमें एक तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, दूसरा बोरोवर के क्रेडेंशियल पे भी डिपेंड करता है कि उसकी रेटिंग, इंटरनल रेटिंग क्या आती है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल बैंक्स की बात करें इसी सिचुएशन में, तो आपके हिसाब से नॉर्मल बैंक्स उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगाएंगे? नहीं, नॉर्मल बैंक भी मतलब 9 से 10 के बीच दे सकते हैं। उनकी टर्म एंड कंडीशन अलग होती हैं, उनका टेन्योर ज़्यादा नहीं होता। मेन टेन्योर जो ज़्यादा नहीं डिफरेंस होता, होता पर है, यहाँ क्या है, हमें इतने ही परसेंटेज में हाँ, या थोड़े कम परसेंटेज में हमें जो टेन्योर है वो ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिलता है और इसमें कोलेटरल रिक्वायरमेंट कम होती है। मेन जो ओके। प्रॉब्लम बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो प्रमोटर को दिक्कत ये आती है कि भाई इतनी सिक्योरिटी कहाँ से लाएं। गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो कहेंगे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी, कम से कम 50 से 100 करोड़ की कोलेटरल सिक्योरिटी लाओ। तो वो टफ हो जाता है बोरोवर के लिए एक्चुअली। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जितने भी व्यूअर्स हैं या जो भी लोग हैं जो ये लोन लेने जा रहे हैं, कि इंटरेस्ट के अलावा भी क्या कोई एडिशनल चार्जेस हैं, कोई प्रोसेसिंग फीस या कैसी भी फीस? हाँ, जनरली प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज होती है। जनरली वो 0.5% के आसपास होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी होते हैं। अगर लोन पहले आप रिपे करेंगे तो लगभग जनरली 1% का फोरक्लोजर चार्जेस भी होता है। तो ये जनरली 3-4 तरह के चार्जेस होते हैं जो अदर देन इंटरेस्ट एडा चार्ज करता है। मतलब काफ़ी लो अमाउंट ऑफ चार्जेस हाँ, हैं, ये बट ज़्यादा थोड़े नहीं है, बहुत रीजनेबल ही है। चार्जेस हाँ, हैं। हाँ, रीजनेबल है। अब अगर हम बात करें कोलैटरल की या सिक्योरिटी की, तो जैसे कि आपने बताया कई कई केसेस में हमें कोलैटरल नहीं देना पड़ता है, जब हमें देना पड़ता है तो क्या हमें गिरवी रखना पड़ता है, क्या केसेस रहते हैं, थोड़ा बताइए। देखिए जनरली क्या होता है, जो अगर अगर बोरोवर सही है, उसकी रेटिंग वगैरह अच्छी है, तो जनरली एडा बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के भी लोन दे देता है। और अगर रिक्वायरमेंट होती भी है तो जनरली वो 10% मांगता है। अगर मान लीजिए 100 ओके। करोड़ का प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर कोई लोन हो रहा है तो जनरली 10 करोड़ रुपए तक एडा कहेगा कि मुझे सिक्योरिटी दे दो, इनफॉर्म, एफडी हो या कोई और एडिशनल प्रॉपर्टी अदर देन प्रोजेक्ट हो, राइट। और कहीं कहीं वो कॉर्पोरेट गारंटी भी ले लेता है और इसके अलावा जो प्रमोटर्स होंगे उनकी पर्सनल गारंटी भी ली जाएगी। मतलब जैसे कि आपने बताया मिनिमम 10% जो है अमाउंट का वो एज अ वो कोलैटरल एज ए लिया कोलेटरल ले जाता है। सकता है। अगर कोलेटरल नहीं है सम टाइम तो एडा हाँ। कहता है हमें बैंक गारंटी दे दीजिए ओके। 10% की, ऐसा भी ऑप्शन हाँ। है। ओके, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस बिल्कुल, चीज़ में भी। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, जैसे कि अगर मैं हूँ या कोई भी हमारे व्यूअर हैं हाँ, जो हाँ। कि जाके ये लोन लेना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, एक बार स्टार्टिंग से बताइए। देखिए इसमें क्या है, एडा ने ऑनलाइन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो एप्लीकेशन को, और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि एडा की जो ब्रांचेज हैं उन पे भी जाके डायरेक्टली बोरोवर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो एडा की टीम है वो प्रॉपर प्रोजेक्ट का ड्यू डिलिजेंस करती है, और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस के बाद फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिर लोन डिसबर्समेंट हो जाता है। जनरली इसमें टाइम पीरियड 90 डेज का लग जाता है। अगर डॉक्यूमेंट डिले हैं बोरोवर की साइड से तो थोड़ा सा टाइम बढ़ भी सकता है, और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का साइज क्या है। मतलब इसमें भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। हाँ, यस यस। अब सर अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरीज की, जैसे कि आपने बताया कि कई स्पेशल कैटेगरीज हैं इसमें भी जिनको इंसेंटिव्स या कोई भी स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो इसमें जो जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें, विमेन हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, या SC STs हो गए, या कोई भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हो गए, तो क्या उन्हें कोई स्पेशल प्रोविजंस या इंसेंटिव्स या एडिशनल एडवांटेजेस हैं? हाँ, इसमें थोड़े बेनिफिट्स हैं। जो एरिया में डेवलपमेंट कम है तो एडा का गोल है या गवर्नमेंट का गोल है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उनको पैसा मिले। तो जैसे हिली एरियाज हैं या नॉर्थ ईस्ट हैं या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर रूरल एरियाज में हैं, तो ये यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट लगते हैं तो एडा उनको थोड़ा कंसेशनल प्रोसेसिंग फीस भी लेता है और इंटरेस्ट भी कंसेशन करता है। जनरली 0.25% के आसपास कंसेशन देता है। मतलब काफ़ी इसमें एडवांटेजेस हैं माइनर सेक्शंस को भी, हाँ, बट बिल्कुल। ऑन
स्पेसिफिक क्राइटेरिया। हाँ, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे। अब सर अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज की, सोलर हो गया या विंड हो गया या बायोमास हो गया, तो क्या इन सब कैटेगरी में भी अलग अलग लोन स्कीम्स आती हैं IRDA की? हाँ, IRDA की कई स्कीम्स हैं और वो सेक्टर स्पेसिफिक हैं। जैसे सोलर है तो उनके लिए अलग गाइडलाइंस हैं, अलग ओके। स्कीम्स हैं। हाइड्रो है तो उसके लिए हम्म। अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। विंड के लिए अलग स्कीम्स हैं। इसी तरह से अगर बायो गैस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके लिए अलग स्कीम है। और अगर कोई न्यू टेक नया जैसे EV से रिलेटेड है या हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो इन सब के लिए अलग अलग स्कीम IRDA ने की हुई हैं। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम सोलर से स्टार्ट करते हैं। सोलर में जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 से 10.5 के बीच रहता है। इसमें टेन्योर जनरली 15 साल तक का रहता है, या प्रोजेक्ट अगर ग्रीन फील्ड है। अगर मान लीजिए कोई किसी रनिंग प्रोजेक्ट को बाई आउट कर रहा है तो वहाँ पे 80% तक टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का IRDA फाइनेंस करता है। मान लीजिए किसी ने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट टेक ओवर किया जा रहा है तो 16 करोड़ तक का लोन IRDA दे सकता है, राइट। और इसमें टेन्योर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 15 से 20 साल के बीच हो सकता है। और इसमें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जनरली 25 से 30% के बीच होता है। एडिशनल सिक्योरिटी या कोलेटरल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। हाँ, पर्सनल गारंटी या कॉर्पोरेट गारंटी है उसके लिए IRDA बोल सकता है। तो ये तो हो गई सोलर की बात। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी में हाँ। क्या एक इसका रोल है, क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, थोड़ा हाँ, बताइए। देखिए विंड एनर्जी में क्या है, 25 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट तो IRDA खुद कर देता है। लेकिन हाँ, जैसे ही अगर वो बढ़ता है मोर देन अगर 25 मेगावाट से ज़्यादा है तो फिर वो कंसोर्टियम में करता है, को लैंडिंग फॉर्मेट में करता है, जहाँ पे और बैंक को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। ओके। और इसमें टेन्योर जनरली 15 से 20 साल का रहता है। वही लोन अमाउंट जनरली 70 से 80% के बीच में रहता है। और इंटरेस्ट रेट वही 10%, 10.5% के आसपास रहता है। मोरेटोरियम पीरियड भी जनरली 1 से 2 साल के बीच रहता है। ये है विंड एनर्जी के बारे में, विंड सेक्शन के इसके बारे में। अलावा हाइड्रो एनर्जी के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, थोड़ा उनके बारे में हाँ, बताइए। हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया ओके। जाता है, एक स्मॉल कैटेगरी और हम्म। लार्ज कैटेगरी। तो जो 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट वो होते हैं स्मॉल कैटेगरी, और जो 25 से ऊपर हैं वो होते हैं बिग कैटेगरी एक्चुअली। तो IRDA जनरली 25 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट खुद करता है फाइनेंस। हाँ, अगर इससे ऊपर बिग कैटेगरी में अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जो है तो वो उसमें और भी बैंकों को एज ए कंसोर्टियम में पार्टिसिपेट कराता है। डायरेक्टली खुद फंड नहीं करता पूरा प्रोजेक्ट। इसमें टेन्योर 20 साल तक का रहता है और इसमें मोरेटोरियम थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इसको फिक्स करने में भी टाइम लगता है। जनरली 3 साल तक का टेन्योर इसमें रहता है। और जो क्लियरेंस हैं, जो कंप्लायंस हैं, वो करनी पड़ती हैं लोन प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें अब सर बात आती है बायो एनर्जी की, तो इसको IRDA कैसे सपोर्ट करता है, थोड़ा बताइए। IRDA बायोमास से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फंड करता है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है कि जो शुगर मिल्स हैं तो उनका जो गन्ने का वेस्ट आता है उसको प्रोसेस करके जो वो पावर जनरेट करते हैं उसको फंड करता है। जनरली इनकी कैपेसिटी 5 मेगावाट से लेके 30 मेगावाट तक की होती है जो फंडिंग होती है IRDA के द्वारा। और इसमें 70 से 75% तक का लोन IRDA देता है। बैलेंस प्रमोटर को अपने पास से देना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 से 10.5% के बीच में होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है वेस्ट टू एनर्जी। हाँ, जो म्यूनिसिपैलिटी के पास जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उनको भी फंडिंग करता है IRDA। और उसमें लगभग 70 से 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट की फंडिंग होती है। हाँ, IRDA अब ये देखता है कि म्यूनिसिपल उससे टाई अप है या नहीं। और इसके अलावा इसमें कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है प्रमोटर्स को, अदर देन जो भी लोन के अलावा वो गवर्नमेंट अलग से देती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू में आता है। हाँ, तीसरी कैटेगरी आती है बायोगैस एंड CBG प्लांट, जो आजकल काफ़ी लग रहे हैं। जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे जो CNG जैसी गैस को जनरेट किया जा रहा है और इस तरह के प्रोजेक्ट को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और उसको IGL जैसी कंपनियां बाई करती हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट में भी
एडा काफ़ी एग्रेसिवली फंडिंग कर रहा है। तो जो लोग इस तरह के सीवीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए एडा एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़िया होता है और रिपेमेंट पीरियड का टेन्योर भी अच्छा मिलता है। फोर्थ कैटेगरी आती है बायोमास पैलेट्स। जनरली आप देखेंगे एनसीआर में जो पंजाब या और साइड में जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है और जब वो जलाते हैं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि बायोमास पैलेट्स बनाए जाएं। उसके लिए मशीन्स जो है उस वेस्ट को प्रोसेस करती हैं और उससे पैलेट्स बनाए जाते हैं जिसको एज ए कोल यूज करता है। और एनटीपीसी वगैरह ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं तो इस तरह के पैलेट्स को खरीदती हैं और एज ए कोल यूज करती हैं। तो इससे ओवरऑल पॉल्यूशन भी कम होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट एडा काफ़ी फाइनेंस करता है। वो अगेन वही 70 से 75% तक फंडिंग एडा करता है, रेस्ट प्रमोटर को अपना डालना पड़ता है। और एक और हॉट सेक्शन है इसमें जो कि इथेनॉल के लिए गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोल में इथेनॉल के मिलाने को अप्रूवल दिया हुआ है और आजकल इथेनॉल से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 95% तक की फंडिंग एडा करता है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 20 करोड़ का है तो 95% मतलब 19 करोड़ तक एडा फाइनेंस कर सकता है। काफी ज्यादा हाँ, 95%। सिर्फ प्रमोटर्स को 5% अपना पैसा डालना होगा। दूसरा इसमें 6% तक इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। अगर मान लीजिए एडा 10% चार्ज भी करता है तो 6% उसको 5 साल सब्सिडी के तक थ्रू वापस मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 4% की रहेगी जिससे प्रोजेक्ट कभी वायबल हो जाता है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन ये रहती है कि बायबैक अरेंजमेंट होना ज़रूरी होता है इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए। जनरली जो वो कहते हैं कि ये आप जो इथेनॉल जनरेट करेंगे इसका ऑयल कंपनी के साथ टाई अप होना ज़रूरी है, लेकिन डिमांड बहुत है तो टाई अप हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स इस तरह से नहीं आती। तो काफ़ी इस एरिया में एडा काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं एक तरीके से राइट। देखा जाए तो, बिकॉज एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हैं ये हाँ, चीज़ें। बिल्कुल। और जो इसमें प्रोविजंस हैं जैसे कि आपने बताया, जो परसेंटेज कवर है, जो सब्सिडीज हैं, वो काफ़ी एक्टिवली लोगों को भी इसकी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक राइट, तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर अगर हम बात करें न्यू टेक्नोलॉजीज की, आजकल हम जैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या इसमें भी एडा का कोई रोल है? एडा जो भी नए टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको एग्रेसिवली फंडिंग करता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का कोई प्रोजेक्ट है या ईवी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, राइट, या बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो एग्रेसिवली एडा इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। कम सिक्योरिटी में इस तरह के लोन्स को लिया जा सकता है। केस में भी एडा काफ़ी एक्टिवली वर्क कर बिल्कुल, रहा है और हाँ, काफ़ी एक्टिवली फाइनेंस कर रहा है कर इन रहा सब है, बिल्कुल। चीज़ों में। न्यू टेक जो भी आ बिक रहे हैं हाँ, उनमें सब में आजकल फंडिंग हो क्योंकि रही हम है। देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका भी काफ़ी चलन हो गया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो गए, कार्स हो गई, हाँ, यस, बहुत एक्टिवली एक्टिवली मैन्युफैक्चर हो रही है हो ये रहे हैं, सब। बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं इन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह की, बहुत एक्टिवली चल रही हैं ये सारी चीज़ें। अब काफ़ी स्टार्टअप्स भी हैं जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, भले ही पूरा व्हीकल ना मैन्युफैक्चर करें, उनके पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो क्या एडा इनको भी फाइनेंस करता है? हाँ, एडा जो है ईवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करता है। इसके अलावा कोई मान लीजिए सोलर मॉड्यूल बनाना चाहता है, कोई विंड टर्बाइन्स बनाना चाहता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में भी एग्रेसिवली एडा फाइनेंस कर रहा है। ओके, मतलब काफ़ी अच्छी बात है ये। कितने भी सेक्टर्स हों, चाहे हम्म, कितनी भी नई इंडस्ट्री हो, एडा सबको सबको फाइनेंस कर रहा है फाइनेंस एक कर रहा है। तरीके हाँ, से देखा हाँ, जाए। ग्रीन टेक जो अब भी है सबको फाइनेंस कर रहा है। अब एक बात आती है एनर्जी सेविंग, रिन्यूएबल एनर्जी की। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एनर्जी रिन्यू करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। यस, तो क्या एडा इस सेक्टर में भी काम कर रहा है? हाँ, हाँ, कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे जैसे बॉयलर है, कहीं वो ओके। रिप्लेसमेंट कोई करना चाहता है जिससे एनर्जी एफिशिएंट होगी, हीट कम यूज होगी, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में भी एडा एक्टिवली फंड करता है। अब बात आती है कि ये तो हो गए मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, बट जो इनके इक्विपमेंट होते हैं जो एनर्जी सेविंग में हेल्प करते हैं, तो क्या एडा ऐसी कंपनीज को भी फाइनेंस करता है? हाँ, बिल्कुल, जो इक्विपमेंट इस तरह की इंडस्ट्री में लगते हैं इनको फाइनेंस करता है एडा। एडा ने सिडबी के साथ भी एक फंड बनाया है। इस तरह ओके। के प्रोजेक्ट में एनर्जी ऑडिट होता है प्रॉपरली, उनको एडवाइस किया जाता है कि भाई इस तरह की इक्विपमेंट है, मशीनरी आप रिप्लेस करेंगे तो आपको ये सेविंग होगी।
इसके अलावा सर स्टार्टिंग में आपने एक ज़िक्र करा था कि जो नॉर्मल लोन है, बेसिक लोन, उसके अलावा कोई स्पेशल लोन प्रोविजंस भी हैं इरडा के, जैसे ब्रिज लोन हो गए, क्रेडिट गारंटी लोन एक्सेट्रा हो गए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इरडा की कुछ और स्पेशल स्कीम्स भी हैं जो जनरली नॉर्मली और बैंक्स में नहीं है। एक-एक करके वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान ली कोई कंपनी है और उसका डिस्कॉम के पास बिल पेंडिंग है, मान ली 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ का, और उसको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो इरडा उस बिल्स के अगेंस्ट भी पैसा दे देता है, जिससे जब डिस्कॉम से पैसा आएगा तो वो लोन को एडजस्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात होती है कि कुछ स्कीम्स हैं जहाँ एमएनआरई से कोई ग्रांट आनी है, कोई सब्सिडी आनी है, लेकिन वो आ नहीं पा रही है, जैसे पहले 1 साल 2 साल तक का डिले चल रहा था, तो उसको भी अगेंस्ट भी इरडा फंड कर देता है, टेम्परेरी एज ए ब्रिज लोन कर देता है, जिससे कोई भी काम रुके नहीं, मतलब जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए जो है। तीसरी और एक इनकी स्कीम है फैक्टरिंग लिमिट बोलते हैं जिनको, जैसे मान लो कोई डिस्कॉम के बिल हैं और कंपनी को इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट है, मान लो डिस्कॉम उसको 60 दिन में पैसा दे रहा है, 90 दिन में पैसा दे रहा है, तो वो इमीडिएट इरडा के पास जाके उस बिल को डिस्काउंट करके इमीडिएटली पैसे ले सकता है। चौथी है कि फ्यूचर रिसीवेबल्स फाइनेंसिंग, अगर मान लीजिए कोई किसी प्रोजेक्ट में रेगुलर फंड आना है और अगले 10 साल का पीपीए है या 20 साल का पीपीए है, उसके बेसिस पर इरडा इमीडिएट फंड दे देता है। मान लीजिए किसी के हर साल 10 करोड़ रुपए आने हैं और अगले 10 साल तक आने हैं, तो मान लो 100 करोड़ रुपए टोटल 10 साल में आना है, ठीक है। इरडा उसको डिस्काउंट करके 50 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए इमीडिएट फंड दे देगा उस प्रमोटर को, उस कंपनी को, जिससे वो पैसे को फर्दर प्रोजेक्ट में लगा सकता है, वो एज ए कैपिटल ग्रोथ की तरह यूज कर सकता है अगले प्रोजेक्ट के लिए जो है। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं इरडा की, जो कि आगे ग्रोथ के लिए भी जरूरी हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस में सस्टेन करने के लिए भी काफ़ी जरूरी है। फ्लेक्सिबल भी हैं अगर देखा यस जाए यस, तो। इस तरह की स्कीम किसी कमर्शियल बैंक में नहीं मिलेगी। नहीं मिलती आज, इतने हमने डिस्कशन करे हैं, हम्म, कभी इतनी यस, फ्लेक्सिबल स्कीम तो हमने कभी कभी डिस्कस नहीं। नहीं। यस। अब सिर्फ बात आती है क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी स्कीम की, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या स्कीम है और इरडा का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, कई कंपनियां होती हैं जो लोन के अलावा कैपिटल मार्केट भी जाना चाहती हैं, वो अपने कोई डिवेंचर या बॉन्ड निकालती हैं और मान लो उनकी रेटिंग कम है, मान लो उनकी रेटिंग ट्रिपल भी है, तो वहाँ उस केस में कई पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनियां फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। तो इस केस में क्या करता है, इरडा उनको गारंटी दे देता है कि भाई 25% तक हम लॉस को कवर करेंगे। तो इस तरह से उसकी रेटिंग मान लीजिए ट्रिपल बी आ रही थी पहले, तो वो ए और डबल ए में शिफ्ट हो जाती है, जिससे जो इन्वेस्टर है, चाहे वो बड़ी कंपनीज हों या पेंशन कंपनीज हैं, वो इस तरह के बॉन्ड को सब्सक्राइब कर देती हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट के लिए फर्दर पैसा मिल जाता है। डेट के अलावा इस तरह से भी पैसा रेज किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से डेट लेने के अलावा एक और कैपिटल ऑप्शन है मार्केट के ऑप्शन भी है इसमें। ओके। अब सर हमने ज़्यादातर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या इरडा वर्किंग कैपिटल लोन्स भी देता है या सिर्फ प्रोजेक्ट कैपेक्स देता है? देखो, जनरली जो इरडा का रोल तो कैपेक्स के लिए है। ओके। हाँ, लेकिन कई बार टेम्परेरी ज़रूरत होती है, मान लो कोई कैश फ्लो में कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट डिले आ रहा है मान ली डिस्कॉम के द्वारा, तो इस टेम्परेरी लोन इरडा दे देता है, वो एज ए वर्किंग कैपिटल यूज किया जा सकता है। तो सर इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि को बैंकिंग का जो एक आता है, तो क्या इरडा दूसरे बैंकों के साथ मिलके भी फंडिंग करती है? बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग चाहते होंगे कि एक को बैंकिंग सिस्टम लेना, तो क्या ये अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल है। अगर जैसे जब प्रोजेक्ट साइज़ बड़ा हो जाता है, मान लीजिए 25 मेगावाट से 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, तो किसी एक बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए टफ होता है कि वो सारा पैसा उसमें डाल दे, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इरडा कई बार लीड बैंक बनता है और ओके। प्रोजेक्ट को अप्रेजल करता है और मल्टीपल बैंक के साथ में टाई अप करता है और मल्टीपल लेंडर्स को लेके आ जाता है। मतलब इरडा इसमें मेन बैंक ही रहेगा, बट हाँ, इसमें मल्टीपल बैंक्स इसके अंडर आ आ सकते सकते हैं। हैं और कई बार एज ए को लेंडर भी आता है, ओके। उसमें लीड बैंक अलग कोई और भी हो अच्छा, सकता ये है। भी मतलब लीड बोथ द बैंक कोई ऑप्शन, भी हो सकता है, वो दो हाँ, ऑप्शंस हैं 2 हमारे ऑप्शन पास, है। बट उसमें इरडा रहेगा ही रहेगा। हाँ, यस। अब सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या इरडा में इन प्रिंसिपल लोन अप्रूवल का भी कोई प्रोसेस है? हाँ, देखिए, कई टेंडर में ऐसा होता है, जो डेवलपर है उसको
प्री अप्रूवल देनी पड़ती है कि भाई अगर वो बिड में गया और वो जीत जाता है तो उसका फंड का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो एडा के यहाँ ये प्रोविजन है कि कोई भी डेवलपर है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्रोच कर सकता है, और अगर टर्म्स सही हैं, सारी चीज़ें, प्रोफाइल ठीक है, तो इन प्रिंसिपल एडा दे देता है और उसके बेसिस पर जो डेवलपर है वो पार्टिसिपेट टेंडर में कर सकता है। मतलब ये भी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन ऑप्शन है फॉर द बिडर। यस। तो सर अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी केसेस करवाए होंगे, इस पे एडा के लोन्स अप्रूव करवाए होंगे, अपने क्लाइंट्स के लोगों को मेंटोर करा होगा कि कैसे सही से लोन का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप एक दो केस स्टडी बताइए जो आपकी मतलब कोई भी फेवरेट या बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हों एडा से रिलेटेड। हमारे क्लाइंट थे, उनका स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम के साथ पीपीए साइन था सोलर के लिए, लगभग 24 मेगावाट का, जिसकी लगभग अप्रॉक्स कॉस्ट लगभग 100 करोड़ के आसपास थी, और उनको उसके लिए 75 करोड़ के आसपास की लोन की रिक्वायरमेंट थी। पहले वो गए कॉमर्शियल बैंक के पास, सारे बैंकों ने कहा भाई 75 करोड़ का लोन चाहिए तो हमें लगभग 30 करोड़ रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत है ना, और वो टेन्योर उनका बोले कि हम 10 साल तक देंगे। तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी क्लाइंट के लिए कि भाई एक तो इतनी सिक्योरिटी पहले वो कहाँ से लाए, और दूसरा कि कम टेन्योर में उसकी वायबिलिटी प्रोजेक्ट की नहीं बन रही थी। तो फिर वो गया एडा के पास में। जब एडा के पास गया तो एडा ने उसको लगभग 80% फंडिंग की प्रोजेक्ट की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा 9.4% दिया। इसके अलावा उसका जो रिपेमेंट पीरियड भी लगभग 20 साल का मिल गया, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड। और इसमें एक खास बात, उसने इसमें बैलूनिंग मिल गई है। बैलूनिंग मतलब क्या है कि इनिशियल ईएमआई कम रहेगी और उसके बाद ग्रेजुअली ये ईएमआई बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। तो उससे उसको रिपेमेंट में भी काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। फिर बीच में क्या हुआ कि डिस्कॉम से थोड़ा सा पेमेंट डिले हुआ, उसको एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो टेम्परेरी एडा ने फिर सपोर्ट किया उसको वर्किंग कैपिटल अरेंज करा के। जब ये लोन रिपे हो गया, टाइमली रिपे हो गया, और आगे अगले 10 सालों में फिर फर्दर रेवेन्यू आने थे, तो उसको फर्दर नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर उसने क्या हुआ कि फ्यूचर और रिसीवेबल्स आने थे, उसके बेसिस पर फिर एडा से लोन लिया और उसको नए प्रोजेक्ट में लगा दिया। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि एडा हर लेवल पर सपोर्ट करता है। उसके बाद हर लेवल के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। तो मतलब बिगनिंग से लेके बिल्कुल एंड तक, मतलब चाहे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे फ्यूचर रिसीवेबल डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट हो, फैक्टरिंग की रिक्वायरमेंट हो, या इनिशियल लेवल पर कैपेक्स की रिक्वायरमेंट हो, एडा के बाद हर स्कीम अवेलेबल है, जिससे कि कोई भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा सभी लोगों को यही है कि अगर वो कोई इस तरह के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो या विंड प्रोजेक्ट हो या सोलर प्रोजेक्ट हो, या फिर जो आजकल बहुत हॉट है बायो सीएनजी है, बायोमास है, या पैलेट्स हैं, या इथेनॉल हैं, वो एडा को जरूर ट्राई करें, उनकी स्कीम को जरूर ट्राई करें, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और देखा जाए, जैसे कि आपने अपने एग्जाम्पल से बताया, एडा बहुत ही सपोर्टिव एजेंसी है एक तरीके से देखा जाए तो। बिल्कुल चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप चाहे नए एंटरप्रेन्योर हैं, कई केसेस में एडा बहुत ही सपोर्टिव रह रहा है। बिल्कुल। अब सर हमारा बहुत ही फन राउंड आ गया है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हमारा रैपिड फायर राउंड। हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आता है ये राउंड देख के। तो आज मैं फिर से आपसे कुछ 15 क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उनके आंसर्स करने हैं। श्योर। तो सर स्टार्ट करें। हाँ श्योर। मिनिमम लोन अमाउंट जो कोई भी एडा से ले सकता है? मिनिमम 50 लाख रुपए। और मैक्सिमम? कोई लिमिट नहीं है। क्या एडा कोई सब्सिडी या ग्रांट्स ऑफर करता है? नहीं, डायरेक्टली कोई सब्सिडी नहीं देता। टिपिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट? जनरली 9.5 से 11% के बीच में। लोन टेन्योर कितना रहता है? इसमें 15 साल से लेके 20 साल के बीच। क्या कोलैटरल रिक्वायर्ड है ये लोन लेने के लिए? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है तो 10%। अब किसी को अगर अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगवाने तो क्या इसको भी फाइनेंस कर? नहीं, वो सिर्फ रेजिडेंशियल में नहीं फंडिंग करता है, सिर्फ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल फंड करता है, जिसमें मिनिमम 1 मेगावाट होना चाहिए। क्या एक नया स्टार्टअप विद प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी एडा से लोन ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। क्या एडा लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन कोल्ड लैंडिंग मॉडल में।
अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम जैसे कुसुम फार्मर्स के लिए, तो क्या इरडा इसमें भी सपोर्ट करता नहीं, है? फार्मर्स को नहीं डायरेक्ट सपोर्ट करता है, हाँ बड़े प्रोजेक्ट होंगे उनको फंड करेगा। क्या कोई अपफ्रंट फीस है इरडा में लोन अप्रूव करवाने के लिए? हाँ, प्रोसेसिंग फीस लेता है। कितना टाइम लगता है लगभग एक लोन सैंक्शन करवाने के लिए इरडा से? लगभग 90 डेज। क्या हम प्रीपे कर सकते हैं अपना लोन का अमाउंट? हाँ, कर सकते हैं, बस फोरक्लोजर चार्जेस जनरली 1% लगेगा। अगर किसी को इरडा से लोन लेना है तो वो कहाँ जाके अप्लाई करे? वो इडा की वेबसाइट पे भी जा सकता है या इडा की जो ब्रांचेज हैं वहाँ अप्लाई कर सकता है। थैंक यू सर, यही हमारे क्वेश्चंस थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी केस स्टडीज़ जान के, आपका जितना एक्सपर्टीज़ है वो सुन के। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा आज का एपिसोड, एंड काफ़ी मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये सेशन। थैंक यू फॉर कमिंग, और आगे जाके हम और भी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू Thank you, थैंक sir. यू थैंक यू। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन पूरा होता है। उम्मीद है इरडा के लोन, ये गहन जानकारी सुनकर आपके मन में भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। हमने जाना कि सरकार की ये एजेंसी किस तरह सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोफ्यूल हर सेक्टर में फाइनेंस का पहिया घुमा रही है। साथ ही ये भी सीखा कि फाइनेंस सेवा जैसे प्लेटफॉर्म कैसे आपकी सही लोन प्रोडक्ट मिक्स चुनने और सब्सिडी वगैरह के फ़ायदे दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप भी इरडा से लोन लेना चाहते हैं या किसी भी बैंक या एनबीएफसी से बेस्ट फाइनेंस चाहते हैं तो financesaver.com पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर जैसे हमने बताया आपको 100+ बैंकों और एनबीएफसी के साथ 80+ लोन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और साथ में आईपीओ लिस्टिंग एडवाइजरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, वेंचर डेट, लोन सिंडिकेशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी, मर्जर्स एक्विजिशंस जैसी सारी सेवाएं एक ही जगह पर जाएंगी। सही लोन प्रोडक्ट मिक्स और सरकारी नीतियों का फ़ायदा उठाने में फाइनेंस सेवा आपका मार्गदर्शक बन सकता है। हमारे एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 8 बजे यूट्यूब पर लाइव रहते हैं, जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9863020202 पर कॉल करें या विजिट करें financesaver.com। इस पॉडकास्ट को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिन्हें रिन्यूएबल एनर्जी या फाइनेंस में दिलचस्पी है। थैंक यू।